आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एमपी एजुकेशन सेंटर पर। आई होप अच्छे होंगे। और मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि एसएससी जूनियर इंजीनियर और सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024 के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कहाँ हमारा सेंटर जा सकता है, किन किन पड़ाव से हमको गुजरना पड़ेगा, उन सारी बातों को लेकर मैं आपसे आज चर्चा करने वाला हूं। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि इस वीडियो के आपको जो है वो लास्ट तक बने रहना है, जो कि हर एक चीज़ और हर एक डाउट आपका बिल्कुल समाधान हो और आपको किसी भी चीज़ की या किसी को लेकर कोई समस्या ना हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है एसएससी जूनियर इंजीनियर और सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए। ठीक है, तो इसकी मैं बता दूं कि अप्लाई डेट इसकी क्या रहने वाली है। तो अप्लाई डेट की मैं यहाँ पर बात करूं तो अप्लाई डेट जो है वो आपकी 28/3/2024 आपको ये दिखाई दे रही हुई यहाँ पर ये रहने वाली है। ठीक है, और इसकी मैं लास्ट डेट की बात करूँ तो 18/4/2024 इसकी रहने वाली है। यानी आप इस तरह को लास्ट फॉर्म हो जाएंगे इसके। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर और मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, यानी कि फ़ीस आपको पेमेंट करने के लिए उन्होंने 19/4/2024 तक आपको दे रखा है। यानी कि 18 को आपके फॉर्म अप्लाई जो है वो होना बंद हो जाएंगे। उसके बाद फ़ीस आपकी अगर रह जाती है तो आप 19 तारीख को उसको फिल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में बात करूं कि आपको इसके दो एग्ज़ाम से आपको गुजरना पड़ेगा। एक इसका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा और इसका एक सेकंड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्ज़ाम की बात मैं करूं तो इन्होंने 4/6/2024 और 6/6/2024 तक ये चलेगा। यानी कि जुलाई में आपका जो है वो जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, और सेकंड है उसका, यानी कि बाद में फिर देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन में क्या आता है, कब इसकी डेट रहने वाली है। चलो आगे मैं आपसे बात करूँ। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखो, पोस्ट की बात मैं यहाँ पर करता हूँ तो पोस्ट यहाँ पर क्या क्या रहने वाली है हमारी। तो पोस्ट की मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर एक बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट यहाँ देखने को मिल रही है, यानी इसको हम कहते हैं JEC पोस्ट है। और इसी में एक पोस्ट और देखने को मिल रही है जिसकी बात मैं करूँ, यहाँ पर यह है कि JE और E&M, यानी कि दो पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने को पड़ी। इनका काम क्या होता है, काम जो इनका होता है कि जैसे कि डिफेंस के अंदर क्या होता है कि नक्शे वगैरह बनाए जाते हैं, जो कि रोड वगैरह कहाँ से निकलना है, क्या होना है, तो उसके लिए ये यहाँ पर ये पोस्ट की बात करी गई, इंजीनियरिंग के लिए है। ठीक है, उसके लिए बात मैं करूँ कि आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाऊँ। देखो, तो यहाँ से आप ऐसे देख सकते हैं, इसको इन्होंने बात कर रखी है यहाँ पे। देखो, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि डिग्री इन सिविल इंजीनियर फॉर्म ए। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ ए 3 ईयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम ए रिजोनेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड ऑर्ड एंड। ठीक है, आपको यानी कि आपके पास में ये होना चाहिए। तो इसके लिए आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एज लिमिट की बात करूं तो 30 ईयर यहाँ पर रखी गई है, यानी कि मिनिमम कोई एज नहीं है, मैक्सिमम एज की बात यहाँ पर करी गई है जो आपको यहीं पर दिखाई दे रही है। ठीक, आगे मैं बात करता हूँ आपसे कि यहाँ पर आगे क्या क्या कहा गया है। तो आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक यहाँ पर ये पोस्ट की बात कही है, ब्रह्मपुत्रा वार्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये पोस्ट देखने को मिल रही है। इसे JEC इसका पोस्ट का नाम है। इसमें भी 3 ईयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर का आपके पास होना चाहिए और 3 ईयर्स आप मतलब एज की बात करी गई है। सेंट्रल वाटर कम्युनिकेशन की पोस्ट देखने को मिल रही है जिसे JEM के नाम से रखा गया है। इसमें बैचलर डिग्री डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर फॉर्म, ठीक है, आपके पास ये होना चाहिए और 30 साल की इसमें भी बात करी गई है। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि पोस्ट ये देखने को मिल रही है यहाँ पर JEE है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, आपके पास होना चाहिए, 32 साल की आपकी एज होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद मैं आपसे बात करूँ कि यहाँ पर एक पोस्ट और है। यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि ये है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, यानी ये यहाँ पर पोस्ट हैं। इसके दो नाम रखे गए हैं, एक JEE और एक JEC। ठीक है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इंजीनियर की यहाँ पर है और यहाँ पर भी सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा आगे है और एक में 32 साल की बात करी गई है और इसमें जो है वो 30 ईयर की बात करी गई है। ठीक है, आपकी इतनी एज होनी चाहिए तो आप इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, उसके मैं बात करूँ आपसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप ये DGQA नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी JEM की पोस्ट यहाँ पर बात करी गई है। ठीक, और इसके लिए है आपको जो है
क्या कहते हैं आपसे बैचलर डिग्री मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम ए रिजोनेट यूनिवर्सिटी ऑफ 3 ईयर्स का डिप्लोमा मांगा है आपसे, ठीक है। और नीचे इसी पोस्ट में बात करूँ यानी 2 हैं, और एक बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फॉर्म इसके लिए है, ठीक है। दोनों के लिए जो है वो 30 साल की एज यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई हुई, आई होप मैं समझ सकता हूँ। और आगे मैं बात करूँ पोस्ट आगे क्या क्या है, तो आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बात करी गई है फरक्का बैरिज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यानी ये पोस्ट ये देखने को मिल रही है। और इसके अंदर मैं बात करूँ तो आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ए, यहाँ पर भी एक डिप्लोमा आ गया है इलेक्ट्रिक इंजीनियर का, और 30 साल की आपकी ईयर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करूँ कि यहाँ पर और क्या है, तो यहाँ पर ये भी उसी का ही है, मतलब आपका बैरेज प्रोजेक्ट, और यहाँ पर मिलिट्री इंजीनियर और सर्विस, यानी ये पोस्ट देखने मिल रही है। और यहाँ पर डिग्री सिविल इंजीनियर फॉर्म ए, यानी ये भी यहाँ पर एक डिग्री मांगी गई है और सिविल इंजीनियर की, और यहाँ पर भी 30 साल की आपको यहाँ पर एज देखने को मिल रही है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद एक पोस्ट की और मैं बात करूँ, यहाँ पर एक पोस्ट रहने वाली है यहाँ पर कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसे देखें तो NTRO, इसे JEC इसको नाम दिया गया पोस्ट का। और इसमें क्या रहने वाला है आपके साथ में आप देख रहे हैं, तो आपके पास यहाँ क्वालिफाई यहाँ पर एजुकेशन जो है वो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से आपने किया हो बस, ठीक है। और 30 साल की यहाँ पर जो है वो एज की बात करी गई है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और आगे मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या इसके अंदर रहने वाला है। तो देखो आप वैकेंसी यहाँ से देख सकते हो कि क्या क्या वैकेंसी रहने वाली है सबको। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देखो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप देख रहे हैं तो SC की 76 हैं, ST की 36 हैं, OBC की 136 हैं, और EWS की 48 हैं, OR की 100 मतलब जनरल की 142 हैं। टोटल वैकेंसी 438 यहाँ पर देखने को मिल गई, ठीक है। और अदर्स की बात यहाँ पर ना करी गई है, तो आप यहाँ पर अपने आप ही देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके, देखो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर सारी चीज़ पोस्टों की बात करी गई है। चलो आगे मैं आपको बताऊँ क्या क्या रहने वाला है इसमें। और नीचे भी आप देख लेना, ये यहाँ पर पोस्ट की बात करी नेशनल टेक्निकल रिसर्च, यानी कि एक पोस्ट रहने वाली है तुम्हारी आपकी ये, यानी SC में है, ST में यहाँ पर 0 है, OBC में 1 पोस्ट है, EWS में 0 है, UR में 4 हैं। टोटल वैकेंसी 6 की बात यहाँ पर करी गई है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको, ठीक है। और यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट के दिए गए हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब इन्होंने कोड वगैरह बना रखे हैं इसके। और मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं ज़रा देखो एज लिमिट की बात मैं करूँ, एज रिलैक्सन क्या हमको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई। देखो एज पॉइंट जहाँ पर करी जा रही है वो आपकी जो है 1/8/2024 से आपकी जो है एज काउंट करी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूँ कि फॉर द पोस्ट ऑफ विच ऑफ द एज लिमिट अप ऑफ द 3 ईयर्स, ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट इनेलर देन 2, यानी कि 2/8/1994 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2006, यानी इसके बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 32 ईयर वालों के लिए, मतलब इनकी 32 साल की, मतलब 32 साल की एज है, उनके लिए यहाँ पर ये वाली जो है छूट की बात करी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपके रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ कि यहाँ पर कितनी छूट हमको मिलने वाली है, तो छूट की बात करूँ कि SC और ST के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 साल की बात करी गई है, OBC के यहाँ पर ये 3 साल की बात करी गई है, और ये यहाँ पर PWD यानी यूनिवर्सिटी EWS के लिए यहाँ पर 10 साल की बात करी गई, यानी ये आपको छूट मिल रही है इतनी। OBC के लिए यहाँ पर 13 साल की बात है, ST के लिए 15 साल की यहाँ पर बात करी गई है। और कोई अगर एक्स सर्विस मैन है तो उसके लिए भी यहाँ पर छूट की बात करी गई, यानी कि ये रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो और भी दी गई हैं तो आप अपने अनुसार इनको पढ़ लेना और देख लेना फिर आपको क्या क्या छूट रहने वाली है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि आपकी कब से एज काउंट करी जाएगी, कोई डाउट मेरे ख्याल से ना रहने वाला है आपका, ठीक है। आगे मैं बात करूँ आपसे कि क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है, तो सिलेबस की बात करूँ, ये सारी चीज़ आप पढ़ लेना, देख लेना इसको क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको मेन पॉइंट जो है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपको क्या क्या चीज़ रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद बात करूँ कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, तो एग्ज़ाम सेंटर के आप लिए यहाँ पर देख सकते हैं अपनी एग्ज़ाम सेंटर आपके ये जाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं एग्ज़ाम से थोड़े बहुत देहरादून, एक मुजफ्फर, पटना, पूना, आगरा यानी बरेली, सब हर एक जगह पर आपको ये है वो एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। इतनी जगह पर आपका एग्ज़ाम जाने वाला है, ठीक है। अब मैं उसके बाद ये भी यहाँ पर जो है वो एग्ज़ाम सेंटर की बात करेगी, तो आप जिस पोस्ट पर भर रहे हैं उसके अनुसार आप देखकर एक बार फिर इसको भर सकते हैं, ठीक है।
और अगर आपको कोई दिक्कत रहने वाली तो आप मुझको बता देना, तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर पूरी डिटेल से आपको बता दूँ कि कहाँ कर आपके सेंटर जाने। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं आपको बताने के लिए मैं थोड़े से इसको कटी कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसा आपका डाउट हो तो आप बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन जो आता है वो सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, और बिल्कुल सटीक जानकारी मैं आपको देता हूँ। ये नहीं किसी अफवाह में रखता हूँ कि ये झूठ है कि ऐसे है, सारे डाउट में कोशिश करता हूँ कि आपके क्लियर हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर कि हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम जो है उसमें हमारे क्या क्या रहने वाले हैं। मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम को बताया था जून के अंदर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें बात करूं कि फर्स्ट एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंट की बात यानी रीजनिंग की बात करेगी, 50 क्वेश्चन का आपको देखने को मिलेंगे। अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आपने जिस ट्रेड से किया नहीं है, पार्ट 1 पार्ट बी पार्ट सी, उसके आपको यहाँ पर ये एक 100 नंबर का आपका पेपर उसी में तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये है यहाँ पर जनरल इंजीनियर सिविल के लिए दिया गया है, और जनरल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है, और जनरल इंजीनियर मैकेनिकल के 3 पोस्ट थी, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट से थी, और अलग अलग यहाँ पर डिप्लोमा आ गया, तो उसका आपसे 100 नंबर का आपका उसका भी पेपर जिस ट्रेड से आप हो उस ट्रेड का भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है भाई। इतनी बात क्लियर हो गई आई होप। और उसके बाद मैं बताऊं कि समय क्या रहने वाला है। समय की बात मैं करूं 2 घंटे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना, 2 घंटे एंड 40 मिनट आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और आगे बात मैं करूं तो आप देख रहे हैं सेकंड एग्ज़ाम जो है वो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। उसमें पार्ट 1 जनरल इंजीनियर सिविल का होगा, ठीक है, और पार्ट बी जनरल इंजीनियरिंग का होगा, पार्ट सी जो है यानी कि सेकंड पड़ाव से आपको जब गुजरना पड़ेगा तो आपको सिर्फ जिस ट्रेड से आपने भरा उसी ट्रेड का आपको जो है वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 100 उसमें क्वेश्चन होंगे और 300 उसके अंदर मार्क्स दिए होंगे, ठीक है। ऊपर भी जो है वो एक एक नंबर का ही है, यानी कि ऊपर तो एक एक नंबर का है, यानी फर्स्ट एग्जाम आपका जो होगा तो 50 नंबर का, ऐसे मतलब जी के रीजनिंग है तो उसमें 50 नंबर की रीजनिंग आएगी, 50 ही नंबर दिए जाएंगे। जी के आपकी 50 नंबर की तो 50 ही दिए जाएंगे, ठीक है। और आपकी जिस ट्रेड से भरा है तो उस ट्रेड का होगा मतलब 100 नंबर का पेपर फर्स्ट में, तो 100 नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। एक नंबर का मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। सेकंड की बात मैं करूं तो सेकंड के लिए यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं जिस ट्रेड से आपने भरा उस ट्रेड का, और यहाँ पर जो है वो 300 क्वेश्चन की यहाँ पर बात करी गई है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पर मैं समय की बात करूँ क्या समय रहने वाला हमारा सेकंड एग्जाम के लिए, तो सेकंड एग्जाम की बात करूँ तो यहाँ पर जो 2 घंटे 40 मिनट की आपसे बात करी गई है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई हो आई होप। आगे मैं आपको बता दूं, ठीक है, सिलेबस सबको कोई दिक्कत नहीं सिलेबस के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं करूँ ये सिलेबस इन्होंने यहाँ डिटेल से दे रखा है तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये यहाँ पर दे रखा है इन्होंने क्या हमारे इलेक्ट्रिकल से, क्या मैकेनिकल से, और क्या जीके में रहने वाला है, तो आप सारी चीज़ को यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ क्या रहने वाला है। देखो आगे देखते हैं। ये बिल्कुल एकदम सटीक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल भी झूठ नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने एक नोटिफिकेशन लेके बैठा हूँ जो एसएससी की तरफ से है, ठीक है। और इसमें साफ साफ जो लिखा हुआ है वही मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ये आप अपने पढ़ लेना, ठीक है ना, आपको जो भी डाउट हो, ठीक है। मैं ज़्यादा अगर बहुत लंबा बनाऊँ तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो उसके लिए आप इसको खुद ही पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, और देखो मैं सबसे ज़रूरी बात मैं आपसे करूँ कि यहाँ पर आपके साथ जो है क्या आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएँ तब, ठीक है। तो इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि आपको एक आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है, या प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, यानी कि प्रिंट आउट से आधार कार्ड आपके पास हो, वोटर आईडी आपके पास हो, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हो, पैन कार्ड आपके पास हो, पासपोर्ट फोटो होनी चाहिए, कॉलेज डिग्री, ठीक है, स्कूल या कॉलेज से आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और एम्प्लॉयर कार्ड आपके पास एक होना चाहिए, और ई सर्विस मैन के पास में डिस्चार्ज बुक इंस्टीट्यूट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये आपके पास में होना चाहिए। आप देख लेना जो मतलब ई सर्विस एक्स सर्विस मैन होने हैं तो उन्हें ये पता होगा क्या उनका ये होता है, ठीक है। मैंने सारी चीज़ आपको ये बता दी, क्या आपको साथ लेके जाना होगा जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे तब, ठीक है। आई होप इतनी बात सबकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करूँ देखो कि आपको जो है जैसे आपको मोड्स सिलेक्शन के लिए आपको क्या क्या आपके पास मतलब कितने मार्क्स होने चाहिए, तो मैं जनरल की बात करूँ कि फर्स्ट और सेकंड के लिए दोनों के लिए बता रहा हूँ, दोनों में यही फॉलोवर्स होगा, ठीक है ना। ठीक है, यानी कि जनरल से आप हैं तो आपको 30% आपको लाने पड़ेंगे, चाहे फर्स्ट एग्ज़ाम आपका हो जो मैंने बताया था या फिर आपका सेकंड एग्ज़ाम हो, ठीक है। और उसके बाद करूँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 25% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 20% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका जो है वो सिलेक्शन मतलब हो जाएगा। ऐसे फर्स्ट एग्ज़ाम दिया तो इतने आपके परसेंट मतलब बनते हैं मार्क्स, तो आपको सेकंड एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई आई होप। आगे मैं बात करता हूँ आपसे
बाकी और यहाँ पर ये अपना पढ़ लेना, ये सारी चीज़ उन्होंने दे रखी हैं। मैं मेन चीज़ की बात कर रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ नहीं, ये अपना देख लेना। और मैं बात करूँ तो और यहाँ पर और ऐसी कोई बात नहीं करी गई है। अगर आपका अब भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे जो है कमेंट के ज़रिए से आप मुझे बता सकते हैं। आपका भाई जो है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तत्पर है। कोई आपका छोटा मोटा डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर उसको पिन करें, ठीक। चलता हूँ दोस्तों फिर। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ये ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले इसी चैनल के ज़रिए से आपको बताया जाता है। बिल्कुल सटीक हो कि मैं झूठ नहीं बोलता, हमेशा नोटिफिकेशन के साथ आपसे बात करता हूँ, ठीक है। चलता हूँ मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।